शुरुआत पे बात करी एनवायरनमेंट क्या है, फर्स्ट लेयर क्या है, सेकंड लेयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है। अब हम बात करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर जो है वो उसकी शुरुआत हुई जब एक हॉट बॉल ऑफ मैटर से शुरुआत हुई, जो कि आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ था, है ना। तो एक हॉट बॉल था मैटर का। फिर उसके बाद में 3.2 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, वो कूल होना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो गया और काफ़ी ज़्यादा कूल हो गया इस टाइम तक। और एक स्पेशल इवेंट 3.2 बिलियन ईयर्स पहले हुआ कि वहाँ पे लाइफ की शुरुआत हुई हमारे प्लानट पे। अब जो हमारे प्लानट का जो क्रस्ट है वो 6 से 7 किलोमीटर थिक है, ठीक है। उसकी जो थिकनेस है वो 6 से 7 किलोमीटर की है और कॉन्टिनेंट्स के नीचे तक वो क्रस्ट जो है वो मौजूद है ना। लिथोस्फीयर आउटर मेंटल है सॉलिड अर्थ की, ठीक है। जो हमारा सॉलिड अर्थ है उसका जो आउटर मेंटल है दैट इज लिथोस्फीयर। और इस मेंटल में मिनरल्स आते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में मौजूद है, सॉइल में मौजूद है। मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये सारी चीज़ें बंधी हुई हैं एटमॉस्फेयर से जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद है और एस्थेनॉस्फेयर से जो कि अर्थ के नीचे मौजूद है। ये भी अपर मेंटल का ही एक हिस्सा है जो कि अपर मेंटल से नीचे है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो रॉक्स हैं लिथोस्फीयर की वो अभी भी इलास्टिक मानी जाती है। क्यों? बिकॉज दे आर स्टिल इन अ फॉर्मिंग स्टेट। लेकिन अब ये विस्कस नहीं है। विस्कस कैसे होता है? जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आपके घर में वैक्स होगा, है ना। तो अगर आप वैक्स को गर्म कर लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वो थोड़ा सा कैसी स्टेट में आ जाता है? पिघल जाता है ना। उसके बाद में वो फिर से सॉलिड शेप लेने लगता है। तो विस्कस होने का मतलब है डेंस होना, गाढ़ा होना, ठीक है, पतले फॉर्म में होना। जो एस्ट्रोनॉस्फेयर है वो विस्कस है, वो अभी भी किस स्टेट में है? वो अभी भी उसी स्टेट में है जहाँ पर कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रही होती है। जो लिथोस्फेयर एस्ट्रोनॉस्फेयर की जो बाउंड्री है जिसको एलएवी कहते हैं, वो पॉइंट है जहाँ पे जियोलॉजिस्ट और रियोलॉजिस्ट दोनों ये बिलीव रखते हैं कि वो पॉइंट जो है वो डिफरेंस इन डक्टिलिटी को मार्क करता है। यानी दोनों लेयर के बीच पे डक्टिलिटी का जो फ़र्क है अपर मेंटल में, वो एलएबी पे हमें पता चलता है। यानी कि क्या कहते हैं उसको, लिथोस्फीयर एस्थेनॉस्फेयर बाउंड्री पे हमें पता चलता है द डिफरेंस बिटवीन द डक्टिलिटी ऑफ द टू लेयर्स। ओके, अच्छा, अब रियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि फ्लो ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं कि मैटर कैसे फ्लो करे। तो दोनों ही साइंटिस्ट का मानना ऐसा है कि डक्टिलिटी डिफरेंस होता है। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी किसी भी सॉलिड मटेरियल की एबिलिटी है डिफॉर्म होने की या स्ट्रेच होने की। यानी अगर उस पर हम स्ट्रेस डालते हैं तो वो कितना स्ट्रेच हो सकती है, कितना डिफॉर्म हो सकती है। जैसे अगर मैं एक पेपर को दोनों तरफ से पकड़ के खींचूँ तो थोड़े समय बाद वो पेपर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक मेटल वायर को दोनों तरफ से पकड़ के खींचूँ तो फोर्स लगाऊँ बहुत ज़्यादा, तो चांसेस हैं और वो भी उस मैटर के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मैटर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। अंडर स्ट्रेचिंग एबिलिटी कितनी होती है स्ट्रेस में, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी किसी भी मैटर की, ठीक है। तो जो लिथोस्फीयर है वो फार लेस डक्टाइल है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड स्टेट में है और एस्थेनॉस्फीयर इज स्टिल इन विस्कस स्टेट, दैट्स व्हाई इट्स मोर डक्टाइल। ओके, then there are 2 types of lithosphere, oceanic lithosphere and continental lithosphere. Oceanic lithosphere is associated with the oceanic crust and is slightly denser than continental lithosphere. So 2 तरीके की lithosphere है, एक oceanic lithosphere है, दूसरी continental lithosphere है। oceanic lithosphere oceanic crust से जोड़कर देखी जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंसर होती है than the continental lithosphere. Now rocks when broken down form soil on which man is dependent for his agriculture. Their minerals are also the raw material used in various industries. Major roles of lithosphere are such as. तो रॉक्स जब टूट जाती हैं तो वो सॉइल फॉर्म करती हैं जिस पे मैन डिपेंडेंट है अपने एग्रीकल्चर के लिए और इनके जो मिनरल्स हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं जिनको अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मेजर रोल्स लिथोस्फीयर के क्या है? सबसे पहला है सॉइल जो कि एग्रीकल्चर का बेसिस है जो हमें फूड प्रोवाइड करती है। फिर है स्टोन, सैंड और ग्रेवल जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यूज़ होती है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में मौजूद है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। फिर माइक्रोस्कोपिक फ्लोरा यानी कि बहुत छोटे छोटे जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, स्मॉल सॉइल फौना, छोटे छोटे एनिमल सॉइल में रहने वाले
एनिमल्स हैं, और फंजाई जो कि सॉइल में रहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लिथोस्फीयर के, जो कि प्लांट लिटर को यानी प्लांट वेस्ट को ये ब्रेक डाउन करते हैं और एनिमल वेस्ट को भी ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्लांट। ठीक है, सो ये छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक फ्लोरा है या स्मॉल सॉइल फौना है या फंजाई है सॉइल की, इनका काम है बेसिकली टू ब्रेक डाउन द लिटर ऑफ प्लांट एंड द वेस्ट दैट वाज excreted by animals and to provide nutrients for the plant by breaking down these litters. So एक large number of minerals जिस पे हमारी इंडस्ट्रीज बेस्ड है, जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री में हमें अलग अलग सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जो माइका है या गोल्ड है, तो गोल्ड एज सच तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम देखें सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें गोल्ड की ज़रूरत होती होगी। या माइका है तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में माइका का बहुत बड़ा रोल है, उससे जितना भी आपका मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो शेड्स होते हैं वो माइका से लिए जाते हैं। सो बेसिकली माइका कहाँ से मिलता है? लिथोस्फीयर से मिलता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें लिथोस्फीयर से मिलती हैं एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सर्वाइवल। ठीक है, और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑयल, कोल, गैस जो कि हमें अंडरग्राउंड सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। वो हमें पावर प्रोवाइड करती हैं फॉर व्हीकल्स, एग्रीकल्चर, मशीनरी, इंडस्ट्री एंड फॉर आवर होम्स। Now the next layer is biosphere, and after biosphere we have elements of environment, physical, biological, social. Then we have scope of environment. Then we have next topic is importance of environment. ठीक है, इसके साथ फिर आपको एक टॉपिक और है, फिर इसके बाद में आपका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। अभी तक तो सिर्फ हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को समझ रहे हैं, बट अभी हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे जिसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो ये यूनिट 1 का अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर इंडिकेट्स द रियाम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट विद एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. This is the relatively thin layer on the earth in which life can exist. Within it, the air, water, rocks and soil and the living creatures form structural and functional ecological units, which together can be considered as one giant global living system, that of our earth itself. Within this framework, those characterized by broadly similar geography and climate, as well as communities of plant and animal life, can be divided for convenience into different biogeographical realms. These occur on different continents. Within these smaller biogeographical units can be identified on the basis of structural differences and functional aspects into distinctive recognizable ecosystems, which give a distinctive character to a landscape or waterscape. This easily visible and identifiable characteristics can be described at different scales, such as those of a country, a state, a district, or even an individual valley, hill range, river, or lake. Some of the functions of biosphere are as follows. So बायोस्फीयर क्या इंडिकेट करती है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रियाम को, उनकी रेंज को इंडिकेट करती है, उनके एरिया को इंडिकेट करती है, और उनका इंटरेक्शन क्या है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ, लिथोस्फीयर के साथ। ये रिलेटिवली काफ़ी थिन लेयर है अर्थ पे, क्योंकि यह लाइफ जिस पार्ट में एग्जिस्ट करती है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एयर, है ना। विद इन इट इस सब में क्या क्या आता है? एयर आता है, वाटर आता है, रॉक आता है, सॉइल आता है, लिविंग क्रीचर्स आते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट्स से अलग और वो बनाते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट्स, और उसके बाद में उन सबको जब हम मिला करके कंसिडर करते हैं तो वो एक ग्लोबल लिविंग सिस्टम बन जाता है। ठीक है, जो कि हमारा अर्थ है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क में अगर आप देखें तो जो जिनके पास ब्रॉडली सिमिलर जोग्राफी होती है या क्लाइमेट होता है या कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट हैं या एनिमल लाइफ है, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रियाम्स में। यानी कि अगर कोई हिमालयन प्लांट है तो वो बहुत कमी से पाया जाएगा इन द प्लेनर रीजन, है ना। इसी तरीके से अगर कोई डेल्टा का कोई स्पीशीज़ है तो उसके भी मतलब एक पर्टिकुलर इन जोग्राफी और एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने वाली चीज़ों के जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं विद दी अदर जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल कंडीशंस। सो ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे होते हैं
और इन कॉन्टिनेंट्स के अगर हम देखें मिला करके विद इन दीज, सो जो स्मॉलर छोटे छोटे बायोजियोग्राफिकल यूनिट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड फंक्शनल आस्पेक्ट्स। यानी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या क्या हैं और फंक्शनल आस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, उनको आप अलग अलग डिस्टिंक्टिव रिकग्नाइजेबल इकोसिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी उनको रिकग्नाइज किया जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है, जो कि हमें एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर देता है किसी भी लैंडस्केप को या वाटरस्केप को। इनका जो ईजिली विजिबल या आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक स्कैन है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग स्केल्स पर, जैसे कि किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वैली का, हिल रेंज का, रिवर का या लेक का। ठीक है, कुछ फंक्शंस बायोस्फीयर के क्या है, जैसे सबसे पहला तो ये है कि जो क्रॉप से या डोमेस्टिक लाइफ से, डोमेस्टिक एनिमल्स से जो फूड आप ले रहे हैं, ह्यूमन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, वो बायोस्फीयर का पार्ट है। क्रॉप, अगर आप क्रॉप को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो भी बायोस्फीयर का पार्ट है। फिर फूड जो कि सभी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए मिलता है, जैसे कि इंटरडिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं किसी भी कम्युनिटी में, वो फूड चेन्स बनाते हैं नेचर में, जिन पर मैन भी डिपेंडेंट है, तो ये जो फूड बायोस्फीयर का पार्ट है पूरी तरह। फिर एनर्जी फ्यूल्स हैं, जैसे बायोमास फ्यूल जो कलेक्ट किए जाते हैं फॉरेस्ट से, प्लांटेशन से, यानी जो फॉरेस्ट में जो लकड़ियाँ गिर जाती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, तो वो एक तरीके का फ्यूल है, दैट्स एनर्जी रिसोर्स। और उसके साथ साथ दूसरे तरीके के ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जिनको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है दैट biosphere is also a very important part of the environment. And one more thing, the construction part, for the construction part, the timber is used as a important construction element. ठीक है, construction material. अब आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पर, यानी कि एनवायरनमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, constituents हो सकते हैं. So environment is constituted by the interacting systems of physical, biological and cultural elements interrelated in various ways, individually as well as collectively. These elements may be explained as under. So environment इंटरैक्टिंग सिस्टम्स से बनता है, ठीक है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल एलिमेंट्स के इंटरैक्टिंग सिस्टम से बनता है, जो कि अलग अलग तरीके से इंटर रिलेटेड हैं, इंडिविजुअली भी हैं और कलेक्टिवली भी हैं. ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इनके एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ दे रखे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एलिमेंट्स की. Physical elements are as space, landforms, water bodies, climate, soils, rocks and minerals. They determine the variable character of this human habitat, its opportunities as well as limitations. तो जो physical elements हैं वो हैं space, landforms, water bodies, क्लाइमेट, सॉइल्स, रॉक्स और मिनरल्स. और ये वेरिएबल कैरेक्टर ह्यूमन हैबिटेट का उसको डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन का हैबिटेट जो है वो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, ठीक है, और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है. तो ये डिटरमाइन होती है बाय द फिजिकल एलिमेंट. इफ समवन इज लिविंग इन द हिमालयन रीजन देन इट्स कंज्यूमिंग द then he will be consuming all the things that are produced in the Himalayan region. If someone is living in a coastal region, then he or she will be consuming the production or the things that are produced over there. So basically the physical elements determines the opportunities as well as limitations in one's life, okay, and the variable character of human habitat. Now the next thing is the biological element. Biological elements such as plants, animals, microorganisms and men constitute the biosphere. So we human beings with the other biological elements like plants, animals and microorganisms constitute the biological part, ठीक है. So and then next is social and cultural elements. Social and cultural elements such as economic, social and political elements are essentially man-made features. These are the man-made features which in totality make the culture, make the cultural elements. So basically this we need to have a depth in, but now let's move on to the next topic, that is scope of environment. How much scope is there in environment to study, okay. So as we look around at the area in which we live, we see that our surrounding were originally a natural landscape such as a forest, a river,
a mountain, a desert, or a combination of these elements. Most of us lives in landscapes that have been heavily modified by human beings in villages, towns, or cities. But even those of us who live in cities get our food supply from surrounding villages, and these in turn are dependent on natural landscapes such as forests, grasslands, rivers, seashores for resources such as water for agriculture, fuel, wood, fodder, and fish. Thus, our daily lives are linked with our surroundings and inevitably affects them. We use water to drink and for other day-to-day activities. We breathe air, we use resources from which food is made, and we depend on the community of living plants and animals which form a web of life of which we are also a part. Everything around us forms our environment, and our lives depend on keeping its vital system as intact as possible. Our dependence on nature is so great that we cannot continue to live without protecting the Earth's environmental resources. Thus, most traditions refer to our environment as Mother Nature, and most traditional societies have learned that respecting nature is vital for their livelihood. This has led to many cultural practices that help traditional societies protect and preserve their natural resources. So, कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने एरिया में देखते हैं, जब भी आप अपने आसपास की जगह पर देखते हैं जहाँ भी आप रहते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो सराउंडिंग है वो ओरिजिनली एक नेचुरल लैंडस्केप है. जैसे कोई फॉरेस्ट हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है, कोई माउंटेन हो सकता है, कोई डेजर्ट हो सकता है, या इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ठीक है, तो हम में से ज़्यादातर लोग लैंडस्केप्स में रहते हैं जिनमें है जो कि ह्यूमन बींग्स ने हेविली मॉडिफाई कर लिए हैं. उनके विलेज बना दिए, टाउन बना दिए, शहर बना दिए. For example, if I am living in the western part of the state, then this particular part is in a very plainer region, very plain area, and we don't have hills around. This is a plain area and it's near Delhi. That's why it's it doesn't have that landscape, but I can say one thing, that it is a very modified place, because maybe earlier there are forests here, there may be a river or something like a combination of forest and river, but nowadays there is only cities, there is only towns and cities in this particular region, in this particular range. So basically, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर शहरों में रहते हैं उनको उनको फूड सप्लाई है वो उनको सराउंडिंग विलेजेस से लेना पड़ता है. ठीक है, यानी कि जो सराउंडिंग विलेजेस हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, ग्रासलैंड पे डिपेंडेंट है, रिवर्स पे डिपेंडेंट है, सी शोर्स पे डिपेंडेंट है. रिसोर्सेज के लिए जैसे वाटर एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, फ्यूल वुड चाहिए, फॉडर चाहिए, फिश चाहिए, तो कहाँ से लेंगे, वो नेचुरल इन्वायरमेंट से लेंगे ना. अगर जैसे मान लीजिए आप एक नॉन वेजिटेरियन है, तो आप अगर मीट खाते हैं तो मीट जो है वो कहाँ से आता है, वो एनिमल से आता है. एनिमल कहाँ रियर किए जाते हैं, विलेजेस में किए जाते हैं, और विलेजेस में उनको रियर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली वाटर एंड जो जितनी भी ग्रीनरी है, जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, वहाँ पर उनको ले जाया जाता है एनिमल्स को. तो बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट इटसेल्फ, है ना. तो हमारी जो डेली लाइफ है वो हमारी सराउंडिंग से जुड़ी हुई है, और हमारी सराउंडिंग जो है वो हमें इफेक्ट भी करती है, और हम भी अपने सराउंडिंग को इफेक्ट करते हैं. हम वाटर यूज़ करते हैं पीने के लिए, दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, हम सांस लेने के लिए हवा यूज़ करते हैं, हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जहाँ से फूड बनाया जाता है. ठीक है, हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और हम लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं, और एक वेब फॉर्म करते हैं लाइफ का, यानी एक जाल, एक नेट बना देते हैं जिसके अंदर लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है, और हम भी उसी का एक पार्ट है. और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारा इन्वायरमेंट है, और हमारी लाइफ उन पे डिपेंड करती है, और उसके जो वाइटल सिस्टम है उनको हमें वैसा ही रखने की कोशिश करनी चाहिए जैसे वो हैं, क्योंकि हमारा डिपेंडेंस नेचर पे इतना ज़्यादा है कि हम विदाउट प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, द अर्थ्स एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, हम अपना जीवन संभव कर ही नहीं सकते. जब तक हमारे अर्थ के एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारा जीवन संभव नहीं है. इसलिए बहुत सारे ट्रेडिशन इन्वायरमेंट को मदर नेचर कहते हैं, यानी
हर कल्चर में धरती का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। धरती मतलब खास तौर से जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके, ठीक है। तो उसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है और उसको काफ़ी इज्जत दी जाती है। और ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उन्होंने सीख लिया है किस तरीके से उनको नेचर को रिस्पेक्ट करना है, और नेचर को रिस्पेक्ट करना उनके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। और इससे बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो कि अलग अलग ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को मदद करती हैं ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकें। नेचर के लिए जो रिस्पेक्ट है और सभी लिविंग क्रीचर्स के लिए, वो इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड ऑल लिविंग क्रीचर्स इज नॉट न्यू टू इंडिया। ऑल आवर ट्रेडिशंस आर बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। एम्परर अशोका's edict proclaimed that all forms of life are important for our well-being in 4th century BC. Over the past 200 years, however, modern societies began to believe that easy answers to the question of producing more resources could be provided by means of technological innovations.